हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्टिफलिंग। स्टिफलिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपका गला घोट दे, उस चीज को क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग। इसका मतलब क्या है? वो चीज आपका क्या कर रही है? गला घोट रही है, स्टिफल कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये V1 प्लस ING है तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्टिफल कर रही है, गला घोट रही है, इसका मतलब क्या? आपको रोक रही है ना? तो मुझे रोकने के कुछ सिनोनिम्स बता दो। मतलब आपको कर्ब कर रही है, आपको कंटेन कर रही है, आपको चेक कर रही है, किसी चीज को कर्टेल कर रही है मतलब रोक रही है, इम्पीड कर रही है, इनहिबिट कर रही है, स्टिमी कर रही है मतलब रोक रही है, थ्रॉटल कर रही है मतलब रोक रही है, हिंडर कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, थ्वाट कर रही है। इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। आप किसी भी तरह से कहाँ ना बढ़ जाओ, आगे ना बढ़ जाओ। याद रहेंगे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या? सारे के सारे वर्ब्स हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? हैम्पर कर रही है। हैम्पर करने का मीनिंग भी क्या होता है? रोक रही है आपको आगे करने से। चलो, तो स्टिफलिंग का मीनिंग क्या हो गया? रेस्ट्रिक्ट करना, सफोकेट करना, ग्रोथ ऑफ मूवमेंट को। ऑप्रेसिव है मतलब आपको दबाने वाली है, सफोकेटिंग है, रोक रही है, इनहिबिट कर रही है। और भी कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं? डिटर कर रही है, डिटर का मीनिंग भी क्या होता है? रोक रही है। होल्ड बैक एक फ्रेजल वर्ब हो गई, इसका मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। एक और वर्ड होता है, बड़ा प्यारा होता है, एनकम्बर करना। एनकम्बर करने का मतलब भी क्या होता है? आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको क्या कर रही है? रोक रही है। डीरेल कर देना, पटरी पे से उतार देना। बॉक करना, रोकना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है? कि आपको वो चीज रोक रही है। एंटोनिम्स, एनकरेज कर रही है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मतलब पूरी तरीके से एनकरेज कर रही है। लिबरेट, फ्री कर रही है। स्टिम्युलेट, सभी को डिफरेंस पता है ना सिम्युलेट और स्टिम्युलेट में? सिम्युलेट का तो मतलब होता है आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हो, प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो अगर आप कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हो जो कि बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट की जैसा है, तो उसको बोलते हैं सिम्युलेट करना। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। स्टिम्युलेट करना इज व्हाट? एनकरेज करना। आप किसी को स्टिम्युलेट कर रहे हो, उसको मतलब एनकरेज कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो। अच्छा, मुझे लिबरेट के कुछ सिनोनिम्स बता दो। लिबरेट की बात ही करी है तो कुछ सिनोनिम्स बता दो। आपने लिबरेट किया मतलब इमेंसिपेट किया, राइट? फ्रीडम दे दिया, फ्रीडम का वर्ड क्या होता है? लीवे। गिव लीवे, लीवे का दे दिया मतलब फ्रीडम दे दिया, मतलब फ्री कर दिया। अच्छा, उसके ऊपर जितने भी इंजाम लगे हुए थे ना, आपने वो सारे इंजाम हटा दिए, इसका मतलब क्या कर दिया? उसको एब्जॉल्व कर दिया, एक्विट कर दिया, विंडिकेट कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, उसको माफ कर दिया, उसके ऊपर से सारे इंजाम हटा दिए, उसको फ्री कर दिया, पार्डन कर दिया, एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मतलब भी क्या होता है? उसके ऊपर से सारे इंजाम हटा दिए, उसको माफ कर दिया। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया। ये सब भी क्या है? एक्शंस की बात हो रही है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया था विंडिकेट। विंडिकेट करने का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना। लेकिन इसके जैसा एक और वर्ड होता है विंडिक्टिव। उसका मतलब फ्री करना नहीं होता, उसका मतलब उल्टा होता है। इस विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? बदले की आग में भड़कना। मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे? रिवेंज लेंगे। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप रिवेंज का वेट कर रहे हो। आप क्या हो रहे हो? अवेंजफुल हो रहे हो, रिवेंजफुल हो रहे हो, विंडिक्टिव हो रहे हो कि मेरे करण और अर्जुन आएंगे। फिर आपने किसी के ऊपर से जंजीरें हटा दी, बेड़ियां हटा दी, मतलब उसको अनलीश कर दिया।
अनब्रिडल कर दिया। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, आपने उस इंसान को फ्री कर दिया। हाँ, रिवेंज लेंगे, अवेंज लेंगे, रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे, रिटेलिएटरी का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना। मेरे कर्ण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे, बदला लेंगे। चलो, तो इतने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं इनोवेशन का, मतलब इनोवेशन को रोक रहे हैं, इनोवेशन को होने नहीं दे रहे। टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में इनोवेशन मीन्स कुछ नयापन लेके आना। ट्रांसेंड कर देना मीन्स लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, मतलब लेकिन ये ना पॉजिटिव टोन का वर्ड है, ये नेगेटिव टोन का वर्ड नहीं है। आपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया मतलब आप बहुत आगे निकल गए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू गो बियॉन्ड लिमिट्स और सरपास, लिमिट्स को क्रॉस कर देना, किसी चीज को सरपास कर देना, क्रॉस कर देना। एक्सीड कर देना, सरपास कर देना, किसी चीज के ऊपर उठ जाना, मीन्स आपने क्या किया, लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। एंटोनिम्स लिमिट कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, रोक रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो उसके जो अचीवमेंट्स थे साइंस में वो क्रॉस कर गए किस चीज को, नेशनल बाउंड्रीज को। तो उसके अचीवमेंट्स नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर गए, मतलब वो जो है बाहर की कंट्रीज में भी जाने लग गया। अच्छा, ट्रांसेंड जैसा एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ट्रांसग्रेस। बता सकते हो मुझे ट्रांसग्रेस शब्द का मीनिंग? ट्रांसग्रेस, इन्फ्रिंज, फ्लाउट, वायोलेट, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने रूल्स तोड़ दिए, मीन्स ब्रेक द रूल्स। आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया मीन्स आपने रूल्स को फ्लाउट कर दिया, FLOUT, फ्लाउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ट्रांसग्रेस कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, तोड़ दिए। मैम आपके पीछे से स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं हट जाती हूँ बेटा, यही तो आप चाहते थे। चल अगले वर्ड पे आते हैं। देन ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स थे, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। अगले वर्ड पे आते हैं, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग बहुत ही प्यारा वर्ड है, परप्लेक्सिंग बहुत बार एग्जाम में आता है। परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कैसी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उस चीज को आप क्या बोलते हो, उस चीज को आप बोलते हो परप्लेक्सिंग। मतलब वो आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ तो हुआ क्या, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले तो मुझे कंफ्यूजिंग वर्ड के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग सारे। कोशिश करते हैं कम से कम 20 सिनोनिम्स तो लिख लें परप्लेक्सिंग वर्ड के। चलो, कोई चीज परप्लेक्सिंग है इसका मतलब कैसी है, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है, बैफलिंग है, बिविल्डरिंग है, मिस्टिफाइंग है। कोशिश करते हैं 20 लिख पाए, देखते हैं कितने लिख पाते हैं। बीफडलिंग है, एक सेकेंड, बी ये लिखा नहीं जा रहा, हाँ बीफडलिंग है। फिर इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है, एजोटेरिक है, आर्केन है, रिकॉन्डाइट है, नॉटी है, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, एब्स्ट्रूज है, कंफाउंडिंग है। मैं अपने आप को यहां से हटा लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब मुझे स्पेस मिल गया है। हाँ, और क्या लिख सकते हैं, फ्लमॉक्सिंग है, राइट, गॉबस्मैकिंग है, बैम्बूजलिंग है, बैम्बूजलिंग है, हो गया 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और बता दो, और कोई वर्ड, हाँ गॉर्डियन नॉट है। गॉर्डियन नॉट का मतलब भी क्या होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी है, कल ही पढ़ा था। बाइजेंटाइन है, राइट, लेब्रिथीन है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज कैसी है,
वो चीज बहुत ही ज्यादा, हाँ फ्लैबरगास्टिंग है, राइट। स्टैगरिंग है, क्रिप्टिक है, क्लियर नहीं है, इसका मतलब एम्बिगुअस भी है। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? क्लियर नहीं है। वेग है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। मर्की है, क्लियर नहीं है। हेजी है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। सर्पेंटाइन है, फिर ये वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, राइट। टॉर्टुअस है, घुमाओ फिराओ वाली है, मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। हाँ, इक्विवोकल है, बाप रे तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए। हाँ, इक्विवोकल है मतलब क्लियर नहीं है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग सी है। चलो, सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। चलो, आ जाते हैं पीछे जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। मैं अपने आप को अपनी शक्ल ले आती हूँ। एनिग्मेटिक है, राइट। एनिग्मेटिक नहीं लिखा हमने, एनिग्मेटिक है। चलो, तो परप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या हो गया? कंफ्यूजिंग है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है। तो बैफलिंग है, पजलिंग है, बीविल्डरिंग है, मीन्स कंफ्यूजिंग है। एंटोनिम्स क्या होगा? क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। मुझे क्लियर के कुछ सिनोनिम्स और बता दो। क्लियर के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर क्लियर है तो वो कैसी है? कोशिश करते हैं इसके भी कम से कम 15 सिनोनिम्स तो लिख लें। एवरीवन याद करेंगे? वेरी गुड। ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है, एविडेंट है, ऊपर ऊपर से तो यही दिख रहा है, एपरेंट है, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज एकदम क्लियर है। हाँ, एक्सप्लिसिट है। कॉन्स्पिक्वस भी लिख सकते हैं। कॉन्स्पिक्वस का मीनिंग होता है क्लियरली नोटिसेबल है, मतलब साफ साफ दिख रही है। इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड इज कॉन्स्पिक्वस है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज एकदम कैसी है? वो चीज एकदम ही क्लियर है। चलो, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो प्रोफेसर की जो एक्सप्लेनेशन थी क्वांटम फिजिक्स की, वो कंफ्यूजिंग थी बच्चों के लिए। एनॉमली, एनॉमली मीन्स कुछ अलग हटके, जो नॉर्मल ना हो, जो अलग हो। एनॉमली है मतलब नॉर्मल से मैच नहीं कर रहा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, तो जो नॉर्मल रूल रेगुलेशन जैसा नहीं है, डेविएट कर रहा है, एनॉमली है। इरेगुलरिटी है, एबरेशन है, डेविएशन है, मतलब मैचिंग नहीं हो रही। एंटोनिम्स नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, रेगुलरिटी है, नॉर्मल ही है। तो साइंटिस्ट को एक एनॉमली मिली, एक डेविएशन मिला, मतलब चीजें मैच नहीं करी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। स्लगिश शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान जो कैसा हो, बहुत ही ज्यादा लेजी हो, उसको क्या बोलते हैं? स्लगिश। जिसका ना तन डोले ना मन डोले। चलो, स्लगिश के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे। कोई इंसान अगर बहुत ही लेजी है तो क्या क्या बोल सकते हैं हम उसको? वो क्या क्या है, यहां लिख लेते हैं। स्लगिश है, पहले एल वाले वर्ड्स लिखते हैं। लिथार्जिक है, लेजी है, जिसका ना तन डोले ना मन डोले, इसका मतलब वो कैसा है? इंडोलेंट है, एक ही जगह पड़ा रहता है, मतलब स्टैग्नेंट है, टॉर्पिड है, डॉर्मेंट है, हिलता ही नहीं है, काउच पोटैटो है, मतलब हिलने का उसका मन ही नहीं करता, पूरे टाइम एक ही जगह पड़ा। स्लॉथफुल है, राइट। आइडल रहता है, खाली रहता है, इनएक्टिव है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है
कि वो इंसान कैसा है, वो उसको हिलने का मन ही नहीं करता। उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी मीन्स हिलने का उसको नाम ही नहीं है। एक और वर्ड होता है लैंग्विड है। लैंग्विड शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ही लेजी है, उसको हिलने का मन ही नहीं करता, एक ही जगह वो इंसान क्या कहता है, पड़ा रहता है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, लेजी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आगे आ जाते हैं। तो मूविंग और रिस्पॉन्डिंग स्लोली और विद लिटिल एनर्जी, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। सुस्त है, स्लो है, लेथार्जिक है, लेजी है, बाकी सारे वर्ड्स हमने लिख ही लिए। एंटोनिम्स एनर्जेटिक है, फास्ट है, एक्टिव है, बहुत फ्लेक्सिबल है, निम्बल है। निम्बल का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो कंपनी की जो इतनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, इसकी वजह से चिंताएं हो गई थी इन्वेस्टर्स के बीच में। अगला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मीन्स कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टेड। हद से ज्यादा खिंच गई कोई चीज, प्रोट्रैक्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो प्रोलॉन्ग्ड वर्ड भी यूज करते हैं, लंबी खिंच गई। तो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबी खिंच गई, बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई, लेंदी, ड्रॉन आउट, प्रोलॉन्ग्ड, लंबी खिंच गई। शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े से समय की थी, ब्रीफ थी, मोमेंटरी थी, बहुत थोड़े से समय की थी। तो इतने लंबे जो डिस्कशंस खिंच गए, नेगोशिएशंस खिंच गए, नेगोशिएशंस मीन्स तालमोल, डिस्कशंस, इसकी वजह से ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई। कंटेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप कंपटीशन कर रहे हो सामने वाले के साथ, कॉम्पीट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। कंटेंडिंग का नाउन फॉर्म होता है कंटेंशन। सभी को पता है बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है, या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो लड़ाई का झगड़े की जड़ हो, अ रीजन ऑफ फाइट। उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कंपीटिंग और स्ट्रगलिंग अगेंस्ट समथिंग, आप किसी से कंपीट कर रहे हो, लड़ रहे हो, कंटेंड कर रहे हो। कंपीटिंग, फाइटिंग, स्ट्राइविंग में स्ट्रगल कर रहे हो। एंटोनिम्स मान गए, कोऑपरेट कर गए, कोलैबोरेट कर गए, मान गए। तो टीम्स जो हैं वो लड़ रही थी चैंपियनशिप टाइटल के लिए। इस सीजन में वो टीम्स बहुत लड़ रही थी कि चैंपियनशिप टाइटल किसको मिले। इंट्रिंसिक अंदर से, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, बाहर से। इन आ गया तो अंदर, एक्स आ गया तो बाहर। एक्स का मतलब वो वाला एक्स या वो वाली एक्स की बात नहीं हो रही है, वो एक्स तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही चीज है। एक्स का मतलब होता है बाहर, एग्जिट। इंग्लिश में जो रूट वर्ड होता है एक्स। और इन का मतलब क्या होता है, एंट्री। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इनग्रेस, इसका मीनिंग होता है एंट्री, और एक होता है एग्रेस, इसका मीनिंग होता है एग्जिट। तो एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। तो इंट्रिंसिक मीन्स अंदर से ही है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईसी लग रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। तो बिलोंगिंग, नेचुरली, इसेंशियल। मैम वो एग्जिट कर गई इसलिए वो एक्स हो गई, हाँ इसको ऐसे याद कर सकते हो। इनहेरेंट है, इनेट है, फंडामेंटल है, मीन्स आपका अंदर का पार्ट है, मतलब नेचुरल है आपका, आपके लिए वो चीज क्या है, नेचुरल है। एक्स है मतलब एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक है, बाहर का पार्ट है। एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल है, मीन्स ऊपर ऊपर से, अंदर का पार्ट नहीं है वो, अंदर से नहीं है वो चीज आपके, वो एक्सट्रिंसिक है, बाहर से है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो इनहेरेंट वैल्यू है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, जो अंतरिक्ष में जो एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, अंतरिक्ष में जो जाया जा रहा है, वो क्या है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर पावर है कि वो बहुत बड़ी डिस्कवरीज ला सकती है। मैम अब ये इन और एक्स तो हमेशा याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। एफ्लुएंस, पैसा ही पैसा। एफ्लुएंस इज व्हाट, ओप्युलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्स्ट्रावेगेंस, मीन्स पैसा ही पैसा। एफ्लुएंस, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, अबंडेंस है, पैसा ही पैसा है। एंटोनिम्स, गरीबी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, स्कैरसिटी है, कमी है, डेप्रीवेशन है, कमी है। मुझे पॉवर्टी के कुछ सिनोनिम्स बता दो, या फिर इसके एडजेक्टिव फॉर्म के बता दो। एडजेक्टिव फॉर्म के बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। कोई इंसान अगर पुअर है तो उसके, मुझे कोशिश करो कम से कम 5 सिनोनिम्स तो बता दो। पुअर है इसका मतलब क्या है,
इम्पोवरिश्ड है, राइट। पेन्योरियस है, इम्पेक्यूनियस है। इसका मतलब क्या है? वो इंसान गरीब है। और भी कोई वर्ड याद आ रहा है? इम्पोवरिश्ड है, पेन्योरियस है, इम्पेक्यूनियस है, पेनीलेस है, राइट। डेस्टिट्यूट है, राइट। मतलब हाँ, इंडिजेंट है, राइट। इंडिजेंट बहुत बड़ा नहीं है वर्ड, मीन्स गरीब। अमीर है तो ऑप्यूलेंट है, एफ्लुएंट है, प्रॉस्परस है, थ्राइविंग है, तो अमीर है। तो जो अमीरी बढ़ती जा रही है टेक कंपनीज की, इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खूब सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैम थोड़ा सा साइड हो जाओ, हो जाते हैं साइड, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्लोरिफरेशन मीन्स कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स वो क्या कर रही है? प्लोरिफरेट कर रही है। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन। मुझे इंक्रीज की बात हो रही है, मुझे इंक्रीज के कुछ 15-20 सिनोनिम्स बता दो, 20 बताना कम से कम इंक्रीज के। कोई चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इंक्रीज कर रही है मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है? हाँ बताओ। सर्ज आ रहा है, स्पाइक आ रहा है, हाइक आ रहा है, वो चीज़ ऑगमेंट हो रही है। कोशिश करते हैं 20 लिखने की ना, देखते हैं लिख पाते हैं नहीं लिख पाते। एम्पलीफाई कर रही है, अपने आप को तो मैं हटा ही लेती हूँ। स्काई रॉकेट कर गई है, स्पाइरल कर गई है, प्रोलिफरेट कर गई है, उस चीज को रैंप अप किया गया है, मशरूम कर गई है, बलून कर गई है, इंक्रीज हुई है तो इंटेंसिफाई हुई है। कितने में? 1 2 3 4 सोर कर गई है, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तो 14 हुए हैं, और बताने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्सटेंड कर गई है, राइज कर गई है, बूस्ट आया है उस चीज में, राइट। और एक्सपैंड कर गई है, इसका मतलब इंक्रीज कर गई है। फ्लरिश कर गई है, राइट। फ्लरिश करने का मतलब क्या होता है? ग्रो कर गई है, मतलब बढ़ गई है। थ्राइव कर गई है, ग्रो कर गई है, बढ़ गई है। बर्जियन कर गई है, इसका मतलब है बहुत तेजी से बढ़ गई है। स्पर कर गई है, बहुत तेजी से बढ़ गई है। स्नोबॉल कर गई है, बहुत तेजी से बढ़ गई है। एस्केलेट कर गई है, राइट, बहुत तेजी से बढ़ गई है। हो गए 20? यस। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चीज बढ़ गई है बहुत तेजी से। तो प्रोलिफरेशन उसी का नाउन है। ये सारे के सारे क्या थे? वर्ब्स थे। ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। तो रैपिड इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, स्प्रेड कर रही है, तेजी से बढ़ रही है। एंटोनिम्स रिडक्शन कम हो गई, डिक्लाइन कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई। तो जो इतनी तेजी से सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, उन्होंने क्या किया? ग्लोबल कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बहुत बड़ा चेंज लेके आई है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स ऐड हो गए हैं आज आप लोगों के लिए, आप लोगों की कमांड पे, आपका हुक्म सराखों पर। तो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टाइप, अगर किसी चीज के परफेक्ट एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं? एपिटमी। एपिटमी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? पैरागॉन भी बोलते हैं। पैरागॉन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी चीज को बगल बगल में रखना, आप किसी एक चीज को उसके बगल में रख रहे हो, दैट इज जक्सटापोज कर रहे हो, उसके जस्ट बगल में रखना। अच्छा, ये वर्ड्स हमने कहाँ से लिए हैं? ये वर्ड, वो सारे वर्ड्स हम ले रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो बार बार आपको एग्जाम्स में मिलेंगे ये वर्ड्स। एक ऐसा इंसान जिसको नफरत हो इंसानों से और वो ह्यूमन सोसाइटी को अवॉइड करे, मिसएंथ्रोप। इसमें अगर आप देखोगे तो मिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नफरत करना। मिस शब्द के 2 मतलब होते हैं, एक होता है गलत और एक होता है नफरत करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड, इंसान। तो जो इंसान नफरत करे उसको क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। हर चीज का इलाज इज पेनेशिया, पैन रूट वर्ड है। पैन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑल।
एक और वर्ड होता है एलेक्सर। एलेक्सर भी हर चीज का इलाज होता है, मतलब अमृत कह सकते हैं, हर चीज का इलाज इस एलेक्सर या फिर पेनेशिया। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। कोई चीज ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं। एक तो मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, नहीं मेरी क्यों हुई, किसी और की हुई है ना, किसी और की भी क्यों हुई, किसी की भी नहीं हुई, तो किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा बनाते हैं, है ना। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, मैल फंक्शन करना, कोई चीज खराब हो जाना। एक दूसरा मतलब होता है ब्रेक डाउन का, फूट फूट के रोना। तो कोई भी इंसान फूट फूट के नहीं रोना चाहिए, है ना। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, इमोशनल फेलियर भी कह सकते हैं, मतलब फूट फूट के रोना। तो ब्रेक डाउन इज व्हाट, स्टॉप फंक्शनिंग और फेल। एक दूसरा, एक और मीनिंग क्या होता है, हाँ, कैन यू प्लीज ब्रेक इट डाउन, क्या तुम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे मुझे टुकड़ों टुकड़ों में समझाओ। और तीसरा मीनिंग क्या होता है, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होना, फूट फूट के रोना, इमोशनल कोलैप्स कह सकते हैं, राइट। चलो, अगला वर्ड है गेट बैक। गेट बैक का तो मतलब क्या होता है, एक तो होता है कहीं जगह वापस चले जाना। कैन यू गेट बैक टू दैट पॉइंट, क्या तुम उस पॉइंट के ऊपर दोबारा वापस जा सकते हो, मतलब तुम्हें, क्या तुम मुझे उस पॉइंट के बारे में दोबारा बात कर सकते हो। एक तीसरा मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको दोबारा मिल गई है, आपकी वो चीज थी चली गई, आपको दोबारा मिल गई, गेट बैक, नॉर्मल से वर्ड्स है। गो ऑफ, द बॉम्ब वेंट ऑफ, मतलब वो बॉम्ब क्या हो गया, फट गया। तो कोई चीज अगर फट गई, इसका मतलब गो ऑफ कर गई, एक्सप्लोड कर गई, फट गई, खराब हो गई, या फिर कहीं से चला जाना, या फिर कोई चीज खराब हो जाना, मतलब सारे के सारे नेगेटिव ही हैं गो ऑफ। रन अवे, कहीं से भाग जाना चुपके से, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, मतलब वो चुपके से वहां से निकल गया। idioms एंड phrases, a little learning is a dangerous thing, या फिर क्या कहते हैं, a little knowledge is dangerous। a little knowledge is dangerous का मतलब क्या होता है, a little, मैम ये सब वर्ड्स भी वोकैब वाले बुक में, हाँ वोकैब प्रोडिजी में आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अपडेटेड वोकैब प्रोडिजी मिलेगी आपको, डोंट वरी। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस का मतलब क्या है, देखो जिसको नहीं आता उसके 0 नंबर आएंगे, है ना। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जिसको एक्सेप्शन नहीं पता, उसके -1 नंबर आएंगे। तो या तो बिल्कुल ही मत करो, या फिर पूरा करो। ये जो बीच वाली सिचुएशन होती है ना लिटिल नॉलेज वाली, ये डेंजरस होती है। स्नोबॉल इफेक्ट, अभी स्नोबॉल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा, बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ रही है। तो स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ने को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। अ स्नोबॉल चांस इन हेल, हेल में, नर्क में तुम्हें स्नोबॉल चांस मिलेगा, मतलब नो चांस एट ऑल, मतलब कोई भी चांस नहीं है तुम्हारा, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब प्रॉब्लम को समय पे सॉल्व कर लिया होता तो ठीक हो गया होता, अब तो प्रॉब्लम खराब हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम थी उसको समय पे ही कर लेते हैं, अब समय गंवा दिया, अब तो बहुत ही बुरी सिचुएशन हो चुकी है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, राई का पहाड़। चाय के कप में तूफान आया है, और आप सबको क्या कह रहे हो, भागो यहां से, भागो यहां से, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। बट माई डियर फ्रेंड, इट्स ओनली अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब छोटी सी बात है, तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, तुम राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, येस और नो माय चैंपियंस। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो उतने लाइक्स तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए। चलिए, ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन, महंगाई और इन्फ्लेशन किसको ऊपर प्रायोरिटी दी जाए, ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन ओवर इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को रोकना है या इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, किसको प्रायोरिटी दें, उसके ऊपर ऑथर बात करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
मैम आज मिस्टर ट्रम्प कहाँ हैं? उनको उनकी बहुत याद आ रही है, यादों में है वो आज। चलो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 5 years, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, नहीं 5 सालों में, तो पहली बार हुआ है ऐसा लगभग लगभग 5 सालों में, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी है, पाइवोटेड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। मतलब वो क्या हो गई, एक पाइवोट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी मशीन होती है या कुछ भी होता है उसमें पाइवोट होता है। पाइवोट वर्ड का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसके ऊपर पूरी की पूरी मशीन बैलेंस्ड है, उसको बोलते हैं पाइवोट। अब ये होता है तब ये नाउन होता है। तो पाइवोट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी चीज का, जब ये वर्ब की तरह यूज होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज पे बैलेंस हो गए हो। इसका मतलब क्या है? आप सब लोग एक ही बात के ऊपर मान गए हो, सबके अंदर क्या है, सब में सहमति है। तो सबके अंदर सहमति है इंटरेस्ट रेट्स को लेके, सबने यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब क्या हो गया, एक मत होके, सब के अंदर क्या, अगर यूनानिमस वर्ड को देखोगे तो एनिम जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है माइंड। तो क्या है, यूनिटी इन माइंड है, मतलब सब ने एक मत होकर डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? कि हम जो, तो जो स्टैंडर्ड हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स को पैसा देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो जो स्टैंडर्ड रेपो रेट है उसको हम 6.50 से 6.25% कर देंगे। सब लोग इस बात पे मान चुके हैं। दिस मूव, ये जो कदम है, वाइल मेंटेनिंग अ न्यूट्रल स्टैंस। स्टैंस कैसा है? न्यूट्रल स्टैंस है। बेसिकली स्टैंस ना तीन तरह के होते हैं, आपको बता देती हूँ। एक तरह का स्टैंस होता है जहां पे आप रेपो रेट को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, पूरी पहले ना एक बार इकोनॉमिक्स समझते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। रेपो रेट की पहले इकोनॉमिक्स समझते हैं, तब जाके स्टैंस वर्ड समझ में आएगा। रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई ने बाकी बैंक्स को पैसा दिया, मनी दिया, मनी मनी मनी, है ना। फिर बाकी बैंक्स भी कस्टमर को, कंज्यूमर को, कस्टमर को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। अब अगर रेपो रेट कम हो गया, मतलब पैसा आरबीआई ने सस्ता दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया, इसका मतलब बैंक्स के पास पैसा ही पैसा आ गया। बैंक्स के पास पैसा ही पैसा आ गया तो उन्होंने भी सस्ता दे दिया आगे, तो कंज्यूमर के पास पैसा ही पैसा आ गया। इसका मतलब क्या होता है? रेपो रेट कम करने का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है। अब हर किसी के पास पैसा है तो वो महंगे से महंगा सामान भी खरीद लेगा, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होता है? महंगाई भी बढ़ जाती है। तो रेपो रेट कम करने से महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है रेपो रेट कम करने से कि जब पैसा होता है लोग खर्चा करते हैं, लोग खर्चा करते हैं, कंपनीज प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करती है तो जीडीपी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ग्रोथ भी बढ़ती है। दूसरी तरफ इसका उल्टा होता है, रेपो रेट बहुत कम कर दिया, सॉरी रेपो रेट बहुत बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है? पैसे पे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। अब फ्लो ऑफ मनी कम हो गया, फ्लो ऑफ मनी कम हो गया तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो महंगाई भी कम हो गई। महंगाई तो कम हो गई, लेकिन साथ के साथ ग्रोथ भी क्या हो गई? ग्रोथ भी कम हो गई। तो रेपो रेट बढ़ाना और रेपो रेट कम करने से इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? रेपो रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ कम होगी। रेपो रेट कम करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। अब तो आरबीआई के ना 3 स्टैंसेस होते हैं। कौन कौन से आरबीआई के 3 स्टैंसेस होते हैं? एक स्टैंस होता है आरबीआई का जो कहता है कि, मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में ही हूं। एक स्टैंस होता है आरबीआई का, वो क्या कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम रेपो रेट को हद से ज्यादा कम कर देंगे, हमारा पूरा फोकस ग्रोथ पे ही रहेगा। तो एक आरबीआई का स्टैंस होता है जिसमें आरबीआई क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, ग्रोथ को खूब ज्यादा बढ़ाएंगे, रेपो रेट को खूब कम कर देंगे। एक दूसरा स्टैंस होता है आरबीआई का जहां पे हम कहते हैं, वो आरबीआई कहता है कि हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो इन्फ्लेशन को कम करना होगी, महंगाई को हम कम करेंगे, मतलब रेपो रेट को खूब बढ़ा देंगे। एक तीसरा स्टैंस होता है न्यूट्रल स्टैंस। इसमें आरबीआई क्या कहता है कि मैं ना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा रेपो रेट में, मैं हद से ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोशिश ये करूंगा कि चीजें ठीक रहें, ना ही मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ना ही मैं बहुत ज्यादा कम करूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टैंस। समझ में आया सभी को? एवरीवन?
आगे बढ़े। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे आर्टिकल में इसी के ऊपर ऑथर ने बातें करी है। चलो एक बार मैं स्टैंसेस के नाम भी बता देती हूँ। जब ग्रोथ को बढ़ाना होता है, मतलब रेपो रेट को कम करना होता है, तो उस स्टैंस को हम बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टैंस। न्यूट्रल स्टैंस तो नाम ही है न्यूट्रल स्टैंस। और ये वाला स्टैंस जो होता है, जब इन्फ्लेशन को कम करना होता है, ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो ये 3 स्टैंसेस होते हैं आरबीआई के। चलो अब आ जाते हैं वापस से आर्टिकल पे। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पूरे आर्टिकल में काम में आएगा। तो इस बार आरबीआई ने न्यूट्रल स्टैंस किया है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ को भी फोकस नहीं किया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को भी कम करने में फोकस नहीं किया। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स ये एक बहुत ही ह्यूज डिपार्चर है, बहुत ही बड़ा चेंज है फ्रॉम द प्रीवियस, पिछले वाले बाय मंथली रिव्यू से। जो पिछला वाला उन्होंने मीटिंग किया था, जहां पे कमेटी ने क्या बोला था, कमेटी ने ऑप्ट किया था, कमेटी ने क्या सिलेक्ट किया था कि वो स्टेटस को मेंटेन करेगी। स्टेटस को का मतलब क्या होता है, करंट स्टेट, कोई चेंज नहीं करेगी। तो पिछली मीटिंग में क्या हुआ था आरबीआई की, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया था। 4:2 का वोट आया था, 4 लोगों ने बोला था चेंज नहीं करेंगे, 2 लोगों ने बोला था चेंज करेंगे। तो फाइनली कोई चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार की मीटिंग में चेंज हो चुका है, 6.50 से 6.25 जा चुका है। एट द टाइम उस समय पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो कंटेंड कर रही थी, वो लड़ रही थी महंगाई के साथ। 15 महीने के हाई पे चली गई थी महंगाई, 6.2% पहुंच गई थी अक्टूबर में। एंड अ स्लगिश, और स्लगिश मीन्स बहुत ही स्लो, और एक बहुत ही स्लो सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ हुई थी 5.4% की। अब महंगाई थोड़ी सी कम हो गई है, 5.2% चली गई है दिसंबर में। अभी भी, हालांकि अभी भी आरबीआई का जो 4% का टारगेट है उससे ऊपर है। और ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं कि जो ग्रोथ होगी वो 2024-25 वाले साल में, वो 4 साल के लो पे जा चुकी है, 6.4% के। सेंट्रल बैंक ऐसा लग रहा है कि वो प्रायोरिटाइज कर रही है इकोनॉमिक एक्सपेंशन को इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर। अब समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन को कैसे प्रायोरिटी मिल रही है इन्फ्लेशन से, क्योंकि सरकार ने रेपो रेट को कम किया है। सॉरी, आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, इसका मतलब क्या है, आरबीआई क्या चाहती है, ग्रोथ हो। भले ही महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका फोकस क्या है, ग्रोथ होनी चाहिए। आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनका जो पहला पॉलिसी रिव्यू आया, उन्होंने हाईलाइट किया, जोर डाला चैलेंजेस पे। किस चैलेंजेस पे, वो चैलेंजेस जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज पोज कर रही हैं। ग्लोबल मीन्स दुनिया भर की, इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चैलेंजेस जो लेके आ रही है, उनको उन्होंने हाईलाइट किया संजय मल्होत्रा जी ने। उन्होंने क्या बोला, स्टॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। स्टॉल्ड मीन्स रुका हुआ, डिसइन्फ्लेशन मीन्स डिसइन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है, महंगाई कम हो ही नहीं रही है। डिमिनिशिंग प्रोस्पेक्ट्स, बहुत ही कम चांसेस हैं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, चांसेस। तो बहुत ही कम चांसेस हैं रेट कट के, कि रेट कम हो यूएस में। एंड अ स्ट्रॉन्गर डॉलर, और डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, उनकी करेंसीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, जिसमें रुपये भी इन्वॉल्व है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने एक ही बात बोली कि भाई इस बार आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है। इतने लंबे टाइम से आरबीआई रेपो रेट को कम नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार कम कर दिया है। उन्होंने बोला चलो इन्फ्लेशन का तो देखा जाएगा, इस बार हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है। इस बार एक नई चीज भी हुई थी कि स्टाफ बदल गया था, पर्सनल बदल गए थे, गवर्नर चेंज हो गए थे। तो इस चीज की वजह से भी हो सकता है कि रेपो रेट कम किया गया हो, अदरवाइज इससे पहले रेपो रेट कम नहीं हुआ था। समझ में आया आर्टिकल सभी को। चल अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। एक तो मुझे पिवटेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो एवरीवन। मार्क्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ये 15 मंथ क्यों लिखा हुआ है ये बता दो। हाईलाइटेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। पोज्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। डिमिनिशिंग वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। प्रेशरिंग वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। और चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे।
पिवटेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये कॉमा से पहले था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, मतलब इसका सब्जेक्ट था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मार्क्स का सब्जेक्ट था मूव, मूव मीन्स कदम, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये नंबर है, ये यूनिट है, ये एडजेक्टिव है। नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है, नंबर यूनिट नाउन होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए सिंगुलर आई है। हाईलाइटेड वर्ब का सब्जेक्ट है संजय मल्होत्रा जी, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। पोस्ट वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय लिखा हुआ है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो वर्ब आती है उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। डिमिनिशिंग वर्ब है ही नहीं तो इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो बेसिकली तो ये V1 प्लस ING है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्रेशरिंग वर्ब का भी कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली इस पूरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो ये था और वर्ब थी वो ये थी, बाकी कोई भी वर्ब ऐसी नहीं थी जिसको उसके सब्जेक्ट की जरूरत थी क्योंकि सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट थी। अब पार्सिंग कर लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पूरा का पूरा ही नाउन की तरह यूज हुआ है। इन प्रेपोजिशन हो गया, हिज एडजेक्टिव हो गया, फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, पॉलिसी रिव्यू पूरा नाउन भी ले सकते हो या इसको एडजेक्टिव इसको नाउन भी ले सकते हो। हाईलाइटेड वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया, चैलेंजेस नाउन हो गया, पोस्ट वर्ब हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, ग्लोबल एडजेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक एडजेक्टिव हो गया, अनसर्टेनिटीज नाउन हो गया, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन हो गया, स्टॉल्ड एडजेक्टिव हो गया, डिसइंफ्लेशन नाउन हो गया, डिमिनिशिंग एडजेक्टिव हो गया, प्रोस्पेक्ट्स नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, रेट कट्स नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, यूएस नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, अ आर्टिकल हो गया, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव हो गया, डॉलर नाउन हो गया, प्रेशरिंग वर्ब हो गया, इमर्जिंग एडजेक्टिव है, मार्केट्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, देयर एडजेक्टिव है, करेंसीज नाउन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, रुपी नाउन है। मैम आपने बोला था कि आप 10 मॉक टेस्ट कराओगे लकी बेटा, बिल्कुल मैं 10 मॉक टेस्ट करवाऊंगी। टोटल मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को 10 बोले थे, आई थिंक उसमें से 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं, एक यूट्यूब पे, 2 यूट्यूब पे हुए हैं और 2 परफेक्शन क्लासेस में हो चुके हैं। 6 मॉक टेस्ट मैं आपको और करवाऊंगी एग्जामिनेशन से पहले, डोंट वरी। और उसकी पूरी मैगजीन भी दूंगी, यू विल गेट अ कंप्लीट मैगजीन ऑल्सो ऑफ ऑल दोस 10 मॉक टेस्ट। वो 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, उसकी कंप्लीट मैगजीन भी मिलेगी आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मुश्किल बना दिया है पॉलिसी ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब एक तरीके से बैलेंसेस, तो पॉलिसी का बैलेंस मुश्किल बना दिया है इंडिया के लिए। मेकिंग द केस फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को सपोर्ट करने का जो केस है वो और स्ट्रांग बना दिया कि आरबीआई को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो इंडिया की। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया, उसने बोला कि मैं अब आगे देखूंगी टू लुक पास्ट करंट इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स। मतलब ठीक है यार, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं महंगाई के कॉस्ट पे ग्रोथ को नहीं रोक सकती, तो मैं इन्फ्लेशन के अब परे देखूंगी। लुक पास्ट का मतलब क्या होता है कि अब मुझे इसको नहीं देखना, अब किसी और चीज को देखना है, तो मैं इन्फ्लेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, अब मैं ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। आरबीआई ने ऐसा डिसीजन लिया, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने डिसीजन को ऐसे जस्टिफाई किया। साइटिंग, साइटिंग का मतलब क्या होता है, मेंशनिंग,
किस बात को मेंशन किया? एक्सपेक्टेशन, इन उम्मीदों को कि प्राइस प्रेशर्स विल ईज फर्दर। प्राइस प्रेशर का मतलब महंगाई, महंगाई और कम हो जाएगी आगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीदें हैं। महंगाई से मुझे उम्मीदें हैं, प्रोजेक्टेड मीन्स एस्टिमेटेड, मुझे क्या उम्मीद है कि महंगाई जो है एवरेज पे चली जाएगी 4.2% के 2025-26 में। इस साल का एवरेज कितना था महंगाई का? 4.8% था। ये जो आउटलुक है मेरा, ये जो नजरिया है, ये हिंज ऑन मीन्स डिपेंड करता है। ये नजरिया जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अजम्पशंस की उम्मीदें हैं, अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मीन्स मैंने मान लिया है, क्या मान लिया है? ऑफ अ फेवरेबल, कि अच्छी रहेगी फूड इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी। तो महंगाई जो खाने के पदार्थों में है वो अच्छी रहेगी, ट्रैजेक्टरी का मतलब है पूरा का पूरा रास्ता, तो वो फेवरेबल रहेगा, हमारे लिए ठीक रहेगा, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हमने ये मान लिया है कि बारिश भी इस बार ठीक ठाक होगी। एंड अ बम्पर हार्वेस्ट, और खूब सारा हार्वेस्ट, बम्पर मीन्स खूब सारा, हार्वेस्ट मीन्स उत्पाद, तो खूब सारा उत्पाद होगा, खूब सारा प्रोडक्शन होगा। की मीन्स इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स का, जैसे कि टमाटर का, प्याज का, आलू का, जो कि हिस्टोरिकली अगर पीछे का डेटा देखें तो टमाटर, आलू और प्याज में ही सबसे ज्यादा महंगाई आई थी। तो ये सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं प्राइस स्पाइक के, प्राइस इंक्रीज इन्हीं की वजह से हुआ था। वाइल इन्फ्लेशन रिमेन्स अ कंसर्न, हालांकि महंगाई एक चिंताजनक बात है, पैनल है सिग्नल, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पैनल है उसने सिग्नल दिया है कि जो वीक इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि चिंताजनक बात क्या है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। महंगाई है एक चिंता वाली बात, लेकिन उससे ज्यादा चिंता वाली बात है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। स्पेशली गिवन द, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सेकेंड क्वार्टर में गिरावट आ गई, ग्रोथ कम हो गई सेकेंड क्वार्टर में, और रिकवरी के भी साइंस बहुत कम है तब से, तो ग्रोथ अच्छी हो ही नहीं रही है। आरबीआई का जो बजट के बाद, अभी बजट आया उसके बाद आरबीआई ने जो पॉलिसी स्टैंस लिया है, जो न्यूट्रल स्टैंस लिया है, मतलब रेपो रेट को हल्का सा कम किया है, ये भी सजेस्ट करता है, ये दिखाता है कि क्लोजर अलाइनमेंट की चीजें मैच कर रही हैं फिस्कल पॉलिसी के साथ, फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ। एपरेंटली ऊपर ऊपर से तो क्या लग रहा है कि आरबीआई जो है हीड कर रहा है, हीड मीन्स ध्यान दे रहा है। किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है आरबीआई? आरबीआई ध्यान दे रहा है सरकार की कॉल के ऊपर। कॉल फॉर मीन्स डिमांड, सरकार जो लगातार कह रही है, क्या कह रही है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स लिए जाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, ऐसे कदम उठाए जाएं टू वर्क इन टैंडम। वर्क इन टैंडम का मीनिंग क्या है? कि साथ में काम करें, रादर देन एट क्रॉस पर्पसेस, एक दूसरे के ऑपोजिट काम ना करें, एक दूसरे के साथ में काम करें। मॉनेटरी मेजर्स कौन लेती है? आरबीआई लेती है। फिस्कल मेजर्स कौन लेती है? सरकार लेती है। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई आरबीआई जो तुम कदम उठा रहे हो और जो मैं कदम उठा रही हूँ इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, हम दोनों के कदम टैंडम में काम करने चाहिए, साथ में काम करने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, क्रॉस पर्पसेस नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को गिराए ना, हम दोनों के कदम होने चाहिए जिससे कि हम इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवा सके। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल। पता है इस तरह के आर्टिकल्स बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, आपको इस तरह के आर्टिकल्स को समझना सीखना होगा। वेदर द बजट स्टिमुलस मेजर्स, जो बजट के स्टिमुलस मेजर्स का मतलब क्या होता है? वो मेजर्स जो इकोनॉमी को आगे की तरफ लेके जाएंगे, इकोनॉमी को एनकरेज करेंगे।
तो बजट के जो कदम है इकोनॉमी को आगे लेके जाने वाले, कंबाइंड विद द रेट कट, अब आरबीआई ने भी रेपो रेट कम कर दिया, ये दोनों के दोनों कदम क्या रिवाइव कर देंगे, फिर से जान डाल देंगे कंजम्पशन में। कंजम्पशन में लोग खूब सारा खर्चा करेंगे इकोनॉमी में जाके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे यानी लोग इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में, और ग्रोथ को बूस्ट करेंगे यानी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे यानी, ये बात अनसर्टेन है, ये बात पता नहीं है। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्ट की बात तो ये है, हैड द एमपीसी मेट अ वीक लेटर, अगर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी मीटिंग एक हफ्ते बाद हुई होती तो इट माइट हैव हैड एडिशनल जस्टिफिकेशन फॉर द रेट कट, तो जो इसने रेट कट किया है उसका एक और वो जस्टिफिकेशन दे पाती, एक और इसका कारण बता पाती, गिवन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उम्मीदें हैं कि जो महंगाई है जनवरी में वो कम हो गई होगी और अराउंड 4.5% हो गई होगी। तो महंगाई कम हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा सब्जियों के दाम भी कम हो गए हैं। अभी कल परसों ही मुझे गौतम बता रहे थे, गौतम वेजिटेबल्स लेके आते हैं, कि इस बार वेजिटेबल्स बहुत सस्ती हो गई हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो। अदरवाइज नोएडा दिल्ली में इतने इतने हाई रेट्स देखे हैं हम लोगों ने। तो महंगाई कम हुई है। विद अ न्यू गवर्नर एट द हेल्म, अब एक नए गवर्नर आए हैं, हेल्म में का मतलब क्या है, लीड में, इंचार्ज एक नए गवर्नर हुए हैं, एंड एन अपकमिंग अपॉइंटमेंट, और आने वाला अपॉइंटमेंट भी होने वाला है डेप्यूटी गवर्नर का, ओवरसीइंग, जो कि ओवरसी करेंगे मतलब नजर रखेंगे, मतलब मेक श्योर करेंगे कि चीजें अच्छे से हो मॉनेटरी पॉलिसी को। अब आरबीआई जो है क्या कंसिडर कर सकती है, क्या सोच सकती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू है, हाँ टमाटर इज 20 रुपीज पर केजी ऑलमोस्ट, कहाँ 100-150 तक गया था, तो आरबीआई क्या सोच सकती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो रिव्यू स्केड्यूल है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, जिससे कि वो लेटेस्ट इन्फ्लेशन के डेटा को भी इंक्लूड कर ले। स्लाइड शिफ्ट, अगर हल्का सा भी वो चेंज करेंगे अपनी बाई मंथली मीटिंग्स में, एक महीने में बाई मंथली मीटिंग्स हैं। अब बाई मंथली का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो 2 महीने में एक बार होती है उसको क्या बोलते हैं, बाई मंथली। तो जो उनकी जो 2 महीने में एक बार जो मीटिंग हो रही है उसमें अगर वो हल्का सा चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, मतलब हिसाब से, डेटा के हिसाब से हो जाएगी, डेटा ड्रिवन हो जाएगी, और वो बढ़ा देगी कमेटी की एबिलिटी को कि वो अपना स्टैंड जो वो कदम उठा रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें रियल टाइम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ, मतलब एक्चुअल में डेटा के साथ। इस बाई मंथली के ना दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, 2 महीने में एक बार भी हो सकता है, 1 महीने में 2 बार भी हो सकता है। बाई मंथली वर्ड के दोनों मीनिंग्स होते हैं। मैम 10 रुपए पर किलो है, क्या बात है। आलू 5 है, अनियन 20 है और टमाटर 15 रुपए किलो है। चलो आ जाते हैं टोन पे। टोन कैसी है, एनालिटिकल है, डेटा एनालाइज किया गया, ऑब्जेक्टिव है, मतलब किसी की बुराई किसी की तारीफ नहीं की गई, नॉर्मल सा ऑथर ने डेटा दिया है और उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस किया है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आरबीआई के कोऑर्डिनेशन को लेकर पैसेज ने क्या बोला है कि भाई मिल के काम करो, है ना, जो सरकार कदम उठा रही है आप भी उसी के हिसाब से कदम उठाओ, जिससे कि दोनों की चीजें इन टैंडम हो, इन टैंडम में साथ में मिलके हो। इंडिपेंडेंटली काम करती है क्या, बिल्कुल अलग हटके काम करती है क्या, नहीं। हाँ, वो सरकार के कदमों से अलाइन कर रही है। प्रेशर डाला है सरकार ने आरबीआई के ऊपर, नहीं। आरबीआई डिसीजंस को डिले कर रही है, नहीं। आंसर इज व्हाट, बी, राइट। नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं क्या, नहीं। ऑयल प्राइसेस की तो बात ही नहीं करी हमने। हाँ, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, रुपी बहुत गिर गया है, इसकी बात करी थी हमने। महंगाई कम हो रही है यूएस में, ऐसी भी कोई बात नहीं करी। आंसर इज व्हाट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। प्राइमरी रीजन क्या है आरबीआई के डिसीजन को लेके, मेन रीजन क्या है, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है, ये रीजन है, तभी वो रेपो रेट कम कर रहे हैं। महंगाई कम हो गई है, 3.5%, नहीं आरबीआई के टारगेट से नीचे तो नहीं गई है, 4 पॉइंट समथिंग थी आई थिंक, या 5 पॉइंट समथिंग थी, 3 पॉइंट समथिंग तो नहीं थी। रुपी की वैल्यू बढ़ी है तो बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। उम्मीद है कि महंगाई के जो प्रेशर्स हैं वो और कम हो जाएंगे, फोकस कर सकते हैं इकोनॉमी एक्सपेंशन में। डी भी सही लग रहा है। अब इस डेटा को देख लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 4.2% गई है क्या सेकेंड क्वार्टर में, एक बार इसको देख लेते हैं, अगर ये सही होगा तो। जीडीपी ग्रोथ कितनी गई है,
जीडीपी ग्रोथ 5.4 गई है, मतलब ए वाला आंसर नहीं है। तो आंसर इज डी, नॉट ए। समझ आया? चलो आ जाते हैं स्किमिंग पे। नाउ वी विल स्किम द पैसेज। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, ओवरऑल मेन आइडिया समझना। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, एवरीवन। इंडिया की जो आवाज़ है वो मैच करनी चाहिए, रेजोनेट करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बातचीत हो रही है उसमें, मतलब इंडिया की आवाज़ भी वहां तक पहुंचनी चाहिए। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी है सभी को। अच्छा आर्टिकल है, स्किम करने में मजा आएगा आपको। चलो क्या कह रहे हैं ऑथर। नवंबर 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे मिशिगन में, उनकी बातचीत हुई गूगल के चैटबॉट से और वो डिस्कस कर रहे थे, कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे कि बड़े लोगों की केयर कैसे करनी है। जेमिनी से वो बात कर रहे थे, एआई से बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ घंटों तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, फिर चैटबॉट को बड़ा गुस्सा आ गया। अचानक से उसने बहुत ही अजीब सा, बहुत ही चिंताजनक मैसेज दिया। चैटबॉट को गुस्सा आ गया कि क्या मुझसे बात कर रहा है यार ह्यूमन। उसने बोला ये तुम्हारे लिए है, तुम समय का वेस्ट हो, तुम रिसोर्सेज का वेस्ट हो, तुम पूरे के पूरे यूनिवर्स पे एक धब्बा हो। तो चैटबॉट को गुस्सा आ गया, प्लीज मर जाओ। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा जवाब दिया उस स्टूडेंट को। तो क्या कभी ने ऐसा सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बिहेव कर सकता है? स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है कि गूगल ने चैटबॉट मॉडिफाई किया है, लेकिन जो इंटरेक्शन था इससे क्या हो सकता है कि अब तो चलो वो तो बच्चा था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, कोई इंसान को अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा जवाब दे दो, वो इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन की स्टेट में हो, तो वो हो सकता है कुछ गलत कदम उठा ले, हो सकता है वो जाकर सुसाइड कर ले कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मुझे बोल दिया प्लीज डाई। तो ये बात जो है ना हमको बहुत चौंका देने वाली है। और ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो हमको समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, तो रूल्स रेगुलेशंस कैसे लेके आए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको शेप कर रहा है, सब में आ रहा है। तो बेसिकली पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा था और वो एल्डरली सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था। टॉपिक भी बड़ा नॉर्मल सा था, अच्छा था। लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको ऐसे जवाब दे दिया। तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ह्यूमंस पे, ऑथर इस बारे में बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक हो सकता है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो अगला पैराग्राफ स्किम करके मेन आइडिया बताएंगे। मैम रिश्तेदार और पड़ोसी कम थे क्या कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे जवाब देगा? चलो आगे बढ़ते हैं। मैम वोकैब से बहुत डर लगता है, एकदम लास्ट में बताऊंगी कैसे करना है। अभी यहाँ पे आर्टिकल पे फोकस करो, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज एकदम लास्ट में हैंडल करूंगी। प्लीज फोकस हियर राइट नाउ। तो ये जो इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप है, ये जो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, गवर्नेंस सेफ्टी मैकेनिज्म को एक ऐसी अप्रोच चाहिए जो यूनिफाइड हो। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कंपल्शन भी है। इंडिया ने अभी तक एक सेफ्टी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है एआई का। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया गया था इंस्टीट्यूट्स का सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था एआई को कंट्रोल करने के लिए। नेशंस ने कमिट किया था कि हम एक साथ काम करेंगे, एआई की सेफ्टी को लेके काम करेंगे। ये जो नेटवर्क है ये सबका कमिटमेंट था। ये एक डेडिकेटेड फोरम था, इंटरनेशनली कोलैबोरेशन के सब मिलजुल के काम करेंगे। नेटवर्क जो है एक्सपर्टीज को यूज करेगा, पॉलिसीज को यूज करेगा, जिससे कि एआई सेफ हो सके। ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ बातचीत ही नहीं करेगा, और भी बहुत कुछ करेगा। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बना है।
एक एआई का सेफ्टी इंस्टीट्यूट नहीं बना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ हो। हाँ, एक ग्लोबल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट बन चुका है और वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी क्या है कि एक्सपर्टीज को वो यूज करे, लोगों का एक्सपीरियंस यूज करे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज बनाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी बनाए जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ भी हो। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। लास्ट पैराग्राफ, स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी बेटा। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इंडिया अब तक एब्सेंट है इस इंपॉर्टेंट फोरम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह पहुंच जाती है, हम में से कोई बचा हुआ नहीं है, सबको साथ मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा। सेम टाइम पे गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पार्टिसिपेशन हम चाहते नहीं, ज़रूरी भी है भाई इंडिया का पार्टिसिपेशन। सबसे ज़्यादा एआई इंडिया में अडॉप्ट हो रहा है, वर्ल्ड फास्टेस्ट अडॉप्टर्स में से इंडिया एक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को तब एआई को यूज़ करना है बदलाव लाने के लिए इन सारे के सारे सेक्टर्स में। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट यूज़र बेस है यूएस के बाद, 10% ग्लोबल चैट जीपीटी के यूजर्स इंडिया से ही हैं। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि भाई इंडिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाले लोग हैं, तो इंडिया को अब का इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिक्योरिटी को लेकर काम करे। इंडिया क्यों एब्सेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों इस चीज़ में नहीं अपना रोल प्ले कर रहा है, ऑथर ने इस बात को लेकर चिंता जताई है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। एआई गवर्नेंस को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक कंट्री कुछ नहीं कर सकती भाई, सब कंट्रीज इंटरकनेक्टेड है एआई में, तो सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस ऑपरेट करता है, तो लोकल रेगुलेशन से कुछ नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सही लग रहा है। इसको सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही हैंडल करें, गलत है। जो कंट्रीज एआई को रेगुलेट करेंगे उनको कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क बड़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं, मतलब एक्चुअल में उतने रिस्क नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। डी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे तो प्रोग्रेस कम हो जाएगी, बहुत ही बड़े महापापी हैं ये लोग जिन्होंने डी आंसर मार्क किया है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने इंडिया की क्या बुराई करी है पैसेज में? तो ऑथर ने क्या बोला है कि इंडिया एआई को यूज नहीं कर रहा, नहीं। हाँ, इंडिया ने एक नेशनल सेफ्टी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है, ऑथर ने ये बुराई करी है। इंडिया ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं, नहीं। इंडिया में सबसे कम अडॉप्ट हो रहा है एआई, नहीं। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए सभी को। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, मतलब पूरा नहीं समझोगे तो मुश्किल है, पूरा समझो या बिल्कुल मत समझो, बीच वाली सिचुएशन बड़ी खराब होती है। स्नोबॉल इफेक्ट, बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ती जा रही है। स्नोबॉल्स चांस इन हेल, बिल्कुल भी चांस नहीं है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट, चीज को अभी ठीक करो, वेट करने से कोई फायदा नहीं है। स्टॉर्म इन अ टी कप, राई का पहाड़ बना दिया है आपने। डी ई बी ए एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है हर हालत में। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी, बट उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखने की। देखो, जिन बच्चों की वोकैबुलरी कमजोर है ना, वो एडिटोरियल में तो रोज आएंगे ही आएंगे, यहाँ तो हम बहुत सारे वर्ड्स कर ही रहे हैं। और अगर आपके पास एक वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो उसको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना स्टार्ट करो। इसको आप 20 से 25 मिनट रोज पढ़ोगे, रीडिंग करते हुए पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, आपको वर्ड्स ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठते हुए जाएंगे। अगर वोकैब प्रोडिजी की बुक नहीं है तो जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल्स पे वोकैबुलरी की, जो मैं इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप परफेक्शन बैच में एनरोल करते हो
तो आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की। ग्रामर ग्रंथ में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे चैप्टर वाइज। एरर की क्लासेस मिलेंगी, परफेक्शन की सारी क्लासेस मिलेंगी। आपको एक हैबिट बनानी है कि आप परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लास को रोज करो, 1-1 घंटा रोज दो, 2 घंटे अपनी इंग्लिश को रेगुलरली दोगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बट उसके लिए कम से कम 2 घंटे क्लासेस में रोज आना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपकी परफेक्शन की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, 9 बजे होती है। इसमें जो वेंसडे वाली क्लास होती है वो यूट्यूब पे होती है। और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड आपका निमिषा ही लगेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ। इसका पीडीएफ, इसकी मैगजीन, चेकलिस्ट, क्लास के नोट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट उसके लिए आपको क्लासेस में रेगुलरली आना पड़ेगा, परफेक्शन और एडिटोरियल को रोज करना पड़ेगा। लाखों बच्चे परफेक्शन और एडिटोरियल को रोज कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो। कंपटीशन में हर कोई है, कंपटीशन में रहना है, सिलेक्शन लेना है, तो कंपटीशन से आगे निकलना पड़ेगा।